क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3, चैप्टर 15 संविधान का निर्माण। हाँ, इस चैप्टर में हम पहला प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखने हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ठीक है, बड़ा ही सावधानी पूर्वक आप अपने आंसर को लिखेंगे और सारी बातें को सोच समझ कर लिखेंगे। लिखना ही केवल यहाँ काम नहीं करना है, बल्कि अपने दिलों में आत्मसात कर लेना है। यही आपका वो आधार है जिसके आधार पर आप स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। आप अपने सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक अधिकार को हासिल करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गॉड यही कॉन्स्टिट्यूशन है। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के मूल संविधान में जो आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई आज़ाद भारत के संदर्भ में, इस प्रस्ताव के माध्यम से एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया और इसी फ्रेमवर्क के माध्यम से संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। ठीक है, क्या है तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। प्रश्न 2 है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से अल्पसंख्यक मुद्दे पर संविधान सभा में एक लंबी बहस, चर्चा, परिचर्चा हो रही थी। कुछ लोग मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। ठीक है, तो कुछ लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और वह उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण करना चाहते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की काउंटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शोषित और पिछड़े लोगों को अल्पसंख्यक बता करके काउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, और तीसरी तरफ एक वैसे लोग हैं जो सदियों से समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े थे, वह लोग हैं आदिवासी। तो इनको भी अल्पसंख्यक के आधार पर चर्चा की गई। ठीक है, और कुछ लोग थे जो सिख धर्म के अनुयायी थे और ये भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यक की सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। इस पर आपने सारी बातें को देखा और पढ़ा भी। अगला प्रश्न है 3, प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। अब जरा समझिए कि अगर केंद्र को हम मजबूत कर दें तो प्रांतों पर क्या स्थिति गुजरेगी। तब जब हमारे देश एक बहुविध सांस्कृतिक क्षेत्र वाला रहा है, यानी यहाँ पर अनेक जाति, अनेक धर्म और अनेक प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं, तो हर प्रांतों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही है। तो अगर इस केस में हम प्रांतों को अधिकार दे दें तो क्या होगा। निश्चित रूप से किसी एक समुदाय को हो सकता है कि वहाँ तकलीफें उठानी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव, वयस्क मताधिकार चुनाव प्रणाली पर हमारे सरकारों को चुनना है। तो इस पर जरा तर्क कीजिए और सोचिए। तो लाजमी है कि केंद्र को शक्तिशाली इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि अगर आपात स्थिति में राज्यों के पास संवैधानिक विफलता का कोई संकट खड़ा हो जाए तो केंद्र सरकार स्वयं उस हालात को संभाल ले और इस स्थिति में हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। फिर भी केंद्र सरकार ने हमारे संविधान में जो सूचियां बनी उसमें से पहला सूची है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची
और तीसरा है समवर्ती सूची। कुछ विषय ऐसे थे जो बिल्कुल केंद्र के अधीन रख दिए गए, उनकी पूरी तौर पर उनका लीगल राइट्स केंद्र सरकार का बना है, और कुछ ऐसे हैं जिनको राज्यों को सौंप दिया गया, वह वैधानिक रूप से राज्य ही उसका देखरेख करेगा उन विषय के मामले में। और कुछ विषय ऐसे रखे गए जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस विषय की देखभाल करेंगे, उस पर अपना नियंत्रण कसेंगे, ठीक है, या उनके लिए सुविधा प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो संथानम ने भी राज्य के अधिकारों की पुरजोर वकालत की थी, आपने ये देखा, लेकिन बाद में यही निर्णय लिया गया कि केंद्र को इसलिए भी मजबूती प्रदान की जाए ताकि अगर देश के बाह्य सीमा से आक्रमण हो सके तो हमारा केंद्र निपटने में सक्षम हो सके, ठीक है। राज्यों को भी संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। इतना ऐसा नहीं है कि राज्यों को पंगु बना दिया गया, या ऐसा भी नहीं है कि राज्यों को धर्म के आधार पर सरकार बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी, ठीक है, ना ही जाति विशेष, ना ही वर्ण विशेष, ना ही धर्म के आधार पर, बल्कि एक तर्क के माध्यम से जो संविधान के दायरे में राज्यों की संवैधानिक सरकार निर्भर करेगी, ठीक है। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे, या उनको ऐसा लगता था कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो हमारे पूरे देश में हिंदी को समझने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी तो है, परंतु अन्य आबादी इसका विरोध करेगी। अगर हम उर्दू को बना देते हैं तब भी उनके समझ यही समस्याएं आएंगी। इसलिए इन्होंने हिंदी और उर्दू को साथ साथ में शामिल किया और ये दो भाषाएं मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा बनी। फिर भी इस पर वाद विवाद हुआ, ठीक है, और लास्ट में डिसीजन यही आया कि हिंदी को धीरे धीरे राष्ट्रभाषा की तरफ दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि इनके बोलने वाले की आबादी और सुनने समझने वाले की आबादी हर कौम में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के लोग ही हैं। और अगले 15 सालों तक अंग्रेजी को ही ऑफिशियल कामकाज की भाषा रहने दिया जाए। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 5 है कि वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रायः इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 ईस्वी को किया गया और इसके सदस्यों का चुनाव 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। इतना ही नहीं, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ रियासत के प्रांतियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले की बात है, भाग नहीं लिया और इस प्रकार संविधान सभा पर विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभाव बना रहा, क्योंकि 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भिन्न भिन्न विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व करते थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न केवल एक ही धर्म के लोग सदस्य थे, बल्कि अनेक धर्म के लोग इसकी सदस्यता को ग्रहण किए हुए थे और सदन में पहुंचे हुए थे। भाषा भाषी की भी इनकी भिन्नता थी, तो यदि उनमें से कुछ लोग निरीश्वरवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे, तो कुछ जैसा कि ये एंग्लो इंडियन सदस्य जैसे फ्रैंक एंथनी का विचार था कि तकनीकी रूप से कांग्रेस के किंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस ये तथा हिंदू महासभा के सदस्य थे और इन सब की विचारधाराओं ने संविधान के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपको एक और बात कह सकता हूँ, यहाँ पर जो लाइन जोड़ा गया है आरएसएस का, ठीक है, और हिंदू महासभा का, हिंदू महासभा और आरएसएस का जो विचार है बहुत अलग रहा है, ठीक है, और
मेरी समझ में यहाँ पर कैसे जोड़ा गया ये थोड़ा डिटेल्स देखने होंगे, बट आज़ादी की लड़ाई में ये बिल्कुल ही अपने आप को अलग तौर पर रखा था, इसलिए कि और हिंदू महासभा ने भी रखा था, और ये गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन किए थे, और इसलिए किए थे कि इनको एक हिंदू राष्ट्र बनाना था, ठीक है, ना कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। तो इस संदर्भ में विचार और मत भिन्नता बनी रही है। फिर भी यहाँ पर इसलिए दिया गया है, मुझे लगता है ये एक विचारधारा को मोड़ने के लिए एक टाइप्स है। संविधान निर्माण में आर्थिक विचारों के विषय पर कुछ सदस्य समाजवादी थे और कुछ जमींदारों का समर्थन करने वाले थे। विभिन्न धर्मों एवं जातियों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता दिया गया। लेकिन हमारे संविधान निर्माण पर सन 1935 ईस्वी के एक्ट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर का तो भूमिका बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। संविधान का स्वरूप निर्धारित करने में जनमत का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। इन सारे पॉइंट आउट को आप लिख लेना, इतनी लंबी लंबी नहीं बट शॉर्ट आउट कर लेना, और सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अभी से आप राइटिंग्स को, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप राइटिंग्स को इम्प्रूव कीजिए। आपकी हैंडराइटिंग जितनी सुंदर होगी और आपका पॉइंट्स जितना सटीक होगा, आपको नंबर उतना ही अधिक मिलेगा, ठीक है। ये दो बातें निर्भर करती है मार्क्स देने के दौरान। प्रश्न 6 है, दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में, यहाँ दलित के जगह पर यहाँ दलित का इस्तेमाल किया गया, दमित का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में दिए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। तो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निचली जातियों, खास करके शूद्र वर्ग के लोगों के लिए एक पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। इस संदर्भ में गांधी जी ने विरोध किया, पर गांधी जी को भी जब ये बातें समझ में आ गई कि एक तरफ सवर्ण समाज है और एक तरफ बाकी पिछड़ा और शोषित समाज है, और ये लोग सिर्फ मुहिम चला करके इन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुहिम से सुरक्षा का आश्वासन कभी भी लेने के पक्षधर में नहीं रहे। वे बिल्कुल कानूनी अधिकार के रूप में लेने के लिए अडिग रहे, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे उन्होंने उपाय किए। उन्होंने सदन में अपनी बात को जोरदार तरीके से रखा, और नहीं तो फिर बाकी हिंदुओं से काट करके अलग अधिकार देने की बात सीधा कर दिया। खंडेलकर के भी विचार को आप देख लीजिए, ठीक है, किस तरह से इन्होंने कहा कि हमें हजारों वर्षों तक दबाया गया और इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग और देह काम नहीं करती। ये बहुत ही 100% सार्थकता वाली बात कही है, 100% सही बात कही है। आज के संदर्भ में भी यही बातें लागू होती है। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके हमारे दमित और दलित जाति वर्ग के लोग, हमारे शूद्र के लोग, अब वे लोग उठ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 7 है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। संविधान सभा के सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, उस समय का राजनीतिक परिस्थिति क्या था, तो विखंडित था, ठीक है, और एक कमजोर हालात में था। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक अनेक प्रकार के धर्म और भाषा भाषी के लोग रहते थे, तो सारे चीज को देख करके हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ठीक है। देखिए, तो फिर वही बातें आ गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक मजबूत केंद्र ही देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करने में समर्थ हो सकता था। इनकी भाषण को आप लिख दीजिएगा, ठीक है, सारी बातों को आप लिख डालिएगा। सारी बात मैंने बतला दिया है आपको, सिर्फ आपको पॉइंट आउट करके लिखने हैं, और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ,
क्योंकि आपको भी अपनी मानसिक क्षमता मजबूत करने के लिए राइटिंग्स जरूरी है और सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करना बहुत जरूरी है। दलील थी कि देश हित में योजना बनाने के लिए केंद्र की जो मजबूती प्रदान करना है, इसके लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए भी केंद्र को मजबूत रहना होगा। उचित शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए भी केंद्र को मजबूत रहना होगा। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाए, बट संविधान के दायरे में दिया जाए। अगर प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वह केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप करके स्वयं अपने अधीन शासन चलाएगी। तो ये हो गया इसकी बात। यही कारण है कि भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की ओर स्पष्ट झुकाव देखने को मिलता है। प्रश्न 8 है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को लेकर, ठीक है, उसको हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो भाषा के विवाद के बारे में आपने देखा ही, ऊपर में भी पॉइंट पहला क्वेश्चन में भी आपने देखा, ठीक है, या पहला नहीं शायद बीच में है, वहाँ पर देखा किस तरह से बहस हुआ भाषा के मसले पर और किस तरह से स्वीकार किया गया, मत भिन्नता के बीच में लोगों की राय किस तरह से बनी। ठीक है, और यही बात है कि गांधी जी की भी जो हिंदुस्तानी भाषा था उन्होंने कहा, इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताया। ठीक है, तो देखिए फिर क्या डिसीजन हुआ कि ये सब आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको अपनी भाषा में लिखना है, 2 कॉपी आपको इसकी नहीं करनी है। आप इसको एक बार नहीं 8-10 बार रीडिंग करेंगे और तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, और तब आप समझने के बाद फिर आप अपना एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, पॉइंट आउट करने के बाद ही आपको सारी बातें याद आ जाएगी और तब आप लिखने के लिए काबिल हो जाएंगे। ठीक है, यह क्रमशः तो ये सब हुआ 12 सितंबर 1947 ईस्वी को। राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर भी धुलेकर ने एक बार फिर से तूफानीदार भाषण दिया। ठीक है, और लास्टली निश्चय यही हुआ कि 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए और प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्य के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार संविधान सभा की भाषा समिति ने सभी पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट करने और एक सर्वमान्य हल निकालने का उचित रास्ता अख्तियार किया। ठीक है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है।